इसरो हर भारतीय के लिए गर्व का दूसरा नाम। बेंगलोर के एक छोटे से चर्च से शुरुआत करके इसरो ने मार्स तक का सफर तय किया है। आज हमारा इसरो इतना काबिल है कि वह सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता है, और ये सब कुछ हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ इन रॉकेट्स की मदद से, जिसे हम PSLV और GSLV कहते हैं। इन रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है विकास इंजन, जिसकी खासियत यह है कि वो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस इंजन को जिसने बनाया उसे सम्मान देने में हमारा समाज जरूर फेल हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट नम्बी नारायणन की, जिन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसके बिना इसरो का कोई मिशन नहीं होता, चाहे वो मंगलयान हो, चंद्रयान या फिर कोई और मिशन। नम्बी नारायणन का जन्म एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में 12 दिसंबर 1941 को हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और 1966 में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में इसरो को ज्वाइन किया। विक्रम साराभाई सर ने उनके टैलेंट को काफी अर्ली स्टेज में पहचाना और उन्हें रॉकेट साइंस पढ़ने की सलाह दी। नम्बी सर ने नासा के साइंटिस्ट ल्यूजी क्रको के अंडर में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, जिसके बाद उन्हें नासा में काम करने का ऑफर मिला। अगर वो चाहते तो नासा के इस ऑफर को एक्सेप्ट करके एक अच्छी खासी सैलरी के साथ एक लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो इंडिया वापस आ गए, क्योंकि उनका सपना हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का था। और इसरो को दोबारा से ज्वाइन करके उन्होंने यही किया। नम्बी सर ने उस टीम को लीड किया था जिसने विकास इंजन डेवलप किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यही वो इंजन है जो भारत के PSLV और GSLV रॉकेट में इस्तेमाल होता है, और इन्हीं रॉकेट्स की मदद से इसरो अपने सारे स्पेस मिशंस करता है। अपने इस नए इंजन और नम्बी सर जैसे साइंटिस्ट के साथ हमारा इसरो तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी कुछ ऐसा होता है जो हमारे देश को सालों पीछे ढकेल देता है, और साथ ही साथ नम्बी सर के करियर को, उनके रॉकेट साइंस के सपने को और समाज में उनके रेपुटेशन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अक्टूबर 1994 में केरल में मालदीव की 2 औरतों को अरेस्ट किया जाता है, जिनका नाम था मरियम रशीदा और फौजिया हसन। उनके पास इसरो के रॉकेट इंजन्स के कुछ ड्राइंग मिले थे और माना जा रहा था कि ये ड्राइंग्स हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेचा जाने वाला था। उस टाइम पर नम्बी सर इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोजेक्ट के हेड थे। 30 नवंबर 1994 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें 50 दिनों तक जेल में रखा गया, जहां उन्हें फिजिकली और मेंटली काफी टॉर्चर किया गया। जेल में उनसे बहुत बार पूछताछ की गई और एक बार तो उनसे 30 घंटे तक पूछताछ हुई, और इन 30 घंटों के दौरान उन्हें बैठने तक नहीं दिया गया। वहां पर नम्बी सर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया था। पर अजीब बात यह है कि उस टेस्ट के रिजल्ट को एविडेंस के रूप में कोर्ट में कभी पेश ही नहीं किया गया। जब भी उन्हें हियरिंग के लिए कोर्ट में ले जाया जाता था तो बाहर बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और उनके लिए देशद्रोही और जासूस के नारे लगाए जाते थे। उन पर यह प्रेशर डाला गया कि वो सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट पर डाल दें, लेकिन नम्बी सर ने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त इंडियन मीडिया में नम्बी सर के बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाने लगी। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने बस कुछ पैसों के लिए इसरो के टॉप सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए, और हर किसी ने इस बात को सच भी मान लिया। किसी ने भी रुककर ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जो इंसान नासा की बड़ी सी सैलरी को ना कह सकता है, वो बस कुछ पैसों के लिए इसरो की किसी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को क्यों बेचेगा। जिस इंसान को उसके देश प्रेम के लिए सम्मान मिलना चाहिए था, उसे बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया गया। विकास इंजन जैसे पावरफुल इंजन को डेवलप करने के लिए जिन हाथों को उनके लिए तालियां बजानी चाहिए थी, उन हाथों ने उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। इस केस की वजह से न सिर्फ नम्बी सर को बल्कि उनकी फैमिली को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी मंदिर जाती थी तो पंडित उन्हें प्रसाद भी नहीं देते थे। जब किसी रिक्शा वाले को ये पता चलता था कि वो नम्बी सर की पत्नी है तो वो उन्हें अपनी रिक्शा से उतार दिया करते थे। इस केस के सिलसिले में नम्बी सर के घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये प्रूफ होता हो कि उन्होंने कोई देशद्रोह किया है। 1 महीने बाद इस केस को CBI को सौंप दिया गया। जांच के बाद CBI ने डिक्लेयर किया कि ये एक फेक केस है। नम्बी सर ने बताया कि CBI के डायरेक्टर उनसे जेल में मिलने आए थे और इस मीटिंग में उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। ये केस बेबुनियाद था, लेकिन तब भी इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। अच्छी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला नम्बी सर के पक्ष में ही सुनाया
और केरला की सरकार को ऑर्डर दिया कि वो नंबी सर को 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दें। इसके बाद 2001 में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वो नंबी सर को जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ रुपए दें। साल 2019 में सालों के लंबे संघर्ष के बाद फाइनली भारत सरकार ने नंबी सर को पद्म भूषण देकर सम्मानित किया, जो हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यहाँ पर हमें स्पेशल थैंक्स करना चाहिए आर माधवन सर को, जिनकी वजह से नंबी सर की इंस्पायरिंग स्टोरी हम सबके सामने आ पाई है। अपनी फिल्म रॉकेटरी में उन्होंने नंबी सर की इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। उम्मीद है इस फिल्म के बाद हमारा देश अपने इन हीरोज का सम्मान करना भी सीख जाएगा। आज नंबी सर की देशभक्ति पर किसी को कोई डाउट नहीं है। उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया, उन्हें पुरस्कार मिला, उनकी बायोपिक भी बनी। पर अब भी पीछे छूट जाता है एक सवाल कि अगर ये निर्दोष हैं तो फिर दोषी कौन है, हमारा समाज, हमारा सिस्टम या फिर कोई और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक इनकी ये कहानी अधूरी ही रहेगी।